ईरान ने अमेरिका से हुए समझौते को ट्रंप की करारी हार कह दिया है। ईरान ने यह भी साफ किया है कि वो अपने मिसाइल प्रोग्राम पर किसी तरह की बातचीत और समझौते के लिए तैयार नहीं। इधर इजराइल ने ऐलान किया है कि ईरान से युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ। नेतन्याहू ने सेना के लिए अमेरिका जैसे घातक हथियार को बनाने की जानकारी दे दी। ट्रंप ने भी ईरान के एटमी ठिकानों की जांच का मुद्दा फिर से भड़का दिया है। ईरान फ्रंट शांत होते ही इजराइल ने 2 वॉर जोन फुल फोर्स में एक्टिव कर दिए। एक है लेबनान और दूसरा गाजा। हिजबुल्लाह और हमास को इजराइल फिर कुचलने लगा है। ट्रंप के F-35 से इजराइल बमबारी कर रहा है। ट्रंप के F-16 से इजराइल मिसाइलें मार रहा है। ट्रंप के अपाचे हेलीकॉप्टर से इजराइल तबाही मचा रहा है। ट्रंप के दिए GBU-39 बम से इजराइल ईरान समर्थित लड़ाकों को दहला रहा है। लेकिन ट्रंप ऐसा बयान दे रहे हैं जिससे ईरान और इजराइल दोनों की उलझन बढ़ी हुई है। आखिर ट्रंप चाहते क्या हैं? वो क्यों इजराइल को लेबनान में हमले से रोक नहीं पा रहे? क्या नेतन्याहू का गुस्सा देख ट्रंप बैकफुट पर चले गए हैं? Israeli forces have opened fire in southern Lebanon today, killing 2 people. Are you confident that the ceasefire is still holding? Well, we'll see what. Look, they've been fighting each other for many, many years, decades, and we'll see. But it's going to come along. ईरान अमेरिका के समझौते ने इजराइल के सारे मंसूबे फेल कर दिए। इजराइल ने कितने प्लान बना रखे थे? ईरान के एटमी प्रोग्राम की तबाही के, ईरानी मिसाइलों की बर्बादी के, ईरान की कट्टर लीडरशिप के सफाई के, ईरान समर्थित लड़ाका ग्रुप के खात्मे के, इनमें से एक भी मिशन अब तक नेतन्याहू पूरा नहीं कर पाए। उधर ईरान ऐलान कर रहा है कि जैसे अमेरिका ने सरेंडर किया है वैसे ही इजराइल को जल्द घुटनों पर लाकर मुस्तबा खाड़ी में सुपर पावर बन जाएंगे। ईरान ने वॉर पॉलिसी बदल दी है। ईरान अब दुश्मनों के हमले का इंतजार नहीं करेगा। ईरान अब हमले के खतरे के अलर्ट पर दुश्मनों को बर्बाद कर डालेगा। ट्रंप को अपनी शर्तें मनवाने वाले ईरानी संसद स्पीकर ने यह अपडेट दिया है। बागेर कालीबाफ ने कहा कि अमेरिका इजराइल को युद्ध में हराने के बाद ईरान का अगला मिशन लेबनान युद्ध का अंत कराना है। कालीबाफ ने धमकी दी है कि नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह पर हमले बंद नहीं किए तो तेल अवीव को मिसाइलों से पाट दिया जाएगा। جمهوری اسلامی ایران با وجود همه رنج‌ها و خسارت‌هایی که در جنگ تحمیلی اخیر متحمل شد بر یک قاعده اساسی اصرار دارد و آن ट्रंप ने ईरान को अंधाधुंध मिसाइल प्रोडक्शन का लाइसेंस दे दिया है। ट्रंप ने यह तक कह दिया कि ईरान के पास मिसाइलें होनी चाहिए, जबकि ईरान की मिसाइल फायर पावर ने ही अमेरिका को सीज फायर के लिए मजबूर किया है। इजराइल ट्रंप को इसी खतरे पर गौर करने की अपील बार बार कर रहा है, लेकिन ट्रंप पर फर्क नहीं पड़ रहा। ट्रंप ने ईरान को मिसाइलें रखने की परमिशन दी है। ईरान भी खुल्लम खुल्ला कह रहा है कि वो अपनी मिसाइलों पर कोई समझौता नहीं करने वाला। قطعاً کشور ما رو اینا رحم نمی‌کردن و قدرت ما رو نابود می‌کردن. در نتیجه هیچ وقت هیچگاه در مقابل توان دفاعی خودمون با هیچ کس گفتگو نخواهیم کرد. ईरान की मिसाइलों से बचने के लिए इजराइल क्या ट्रंप के भरोसे रह सकता है? इसलिए अब नेतन्याहू अकेले युद्ध का फैसला करने का मन बना चुके हैं। उन्होंने अपनी वॉर टीम को नए ऑर्डर दिए। नेतन्याहू चाहते हैं कि इजराइल की सेना अब अमेरिका हथियारों के भरोसे न रहे, यानी इजराइल अब हथियारों के नए कारखाने एक्टिव करने वाला है। इजराइल स्वदेशी जंगी लड़ाके बनाने जा रहा है। फिलहाल अमेरिका के दिए जिन हथियारों से इजराइल सभी दुश्मनों पर भारी पड़ता है, उस लिस्ट के घातक जंगी लड़ाकों के नाम जान लीजिए। इजराइल के पास अमेरिका के दिए F-35, F-15 और F-35 जंगी जेट हैं।
इजराइल के पास अमेरिका के दिए AH-64 अपाचे, CH-53C स्टैलियन और ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर हैं। इजराइल के पास मेड इन अमेरिका मिसाइल और गाइडेड बम में GBU-39, मार्क 80 सीरीज बम और एमराम बियॉन्ड विजुअल रेंज वाली मिसाइलें हैं। इजराइल अमेरिका से मिली M109 हॉफ्तीजर तोप और M113 बख्तरबंद गाड़ियां भी इस्तेमाल करता है। इजराइल ने जिन बंकर बस्टर GBU-28 बमों से दुश्मनों के गढ़ में घुसकर हमले किए, वो भी अमेरिका के दिए हुए हैं। अमेरिका के हथियार इजराइल के लिए कवच का काम करते हैं, लेकिन उससे ज्यादा काम आता है अमेरिका का खौफ। अगर अमेरिका ने इजराइल के सर से हाथ हटा लिया तो वो अकेले युद्ध में टिक पाएगा मुश्किल है, क्योंकि इजराइल के दुश्मन एक दो देश नहीं है। इजराइल मुस्लिम वर्ल्ड का विलेन कहा जाता है, जिसे तबाह करने के लिए कई देश मौके तलाश रहे हैं। हालांकि अभी नेतन्याहू को उम्मीद है कि ट्रंप अपना रुख बदलेंगे, क्योंकि ईरान के एटमी प्रोग्राम पर ट्रंप का पारा हाई है। उन्होंने एक बार फिर यह बात कही कि ईरान के एटमी सेंटर की जांच की जाएगी। Iranians are saying there's no scheduled visit for the IAEA inspector. Is that part of your agreement? They're wrong. They're wrong. They know they're wrong. They told us inside, and we have it down 100% inspections. And if they were right, I'd cancel the meetings right now. ईरान की मिसाइल पावर केवल इजराइल के लिए टेंशन नहीं है, ये उन दुश्मनों के लिए भी खौफ का नाम है जिन्हें ईरान बख्शने के लिए तैयार नहीं। खाड़ी के कुछ देशों से ईरान को अभी हिसाब बराबर करना है। इस मिशन को ईरान अपने लड़ाका ग्रुप को बचाने के बाद शुरू कर सकता है। फिलहाल ईरान हिजबुल्लाह को बचाने के लिए जोर लगा रहा है। रेवोल्यूशनरी फोर्स हिजबुल्लाह को अल्मास जैसी मिसाइलों की सप्लाई तेज करने के सिग्नल दे रहे हैं, क्योंकि फाइटर ग्रुप ने अल्मास के धमाकों से इजराइल को कई मौकों पर पीछे धकेला है। यह है वो अल्मास मिसाइल जो ईरान ने बनाई और फिर हिजबुल्लाह को सप्लाई की। अल्मास का मतलब होता है डायमंड, यानी हिजबुल्लाह इजराइल पर डायमंड वाला अटैक कर रहा है। अल्मास मिसाइल का कनेक्शन इजराइल की स्पाइक मिसाइल से है। 2006 में हुए इजराइल और हिजबुल्लाह के युद्ध में इजराइल की स्पाइक मिसाइल हिजबुल्लाह के हाथ लग गई थी। उसके बाद यह मिसाइल ईरान तक पहुंची और ईरान ने तैयार कर ली स्पाइक की हूबहू नकल। अब हिजबुल्लाह इसी मिसाइलों से इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले कर युद्ध जीतने की तैयारी में है। अल्मास के हमलों के बाद इजराइल में इसे हिजबुल्लाह का डायमंड युद्ध कहा जा रहा है। अल्मास मिसाइलों से हिजबुल्लाह ने पहले माउंट मेरॉन पर कई हमले किए। ये जगह लेबनान इजराइल बॉर्डर पर है, जहां लड़ाका ग्रुप ने टारगेट किया आयरन डोम के रडार को। माउंट मेरॉन पर एक ही हमले में बहुत ही सटीक तरह से उसे उड़ा डाला गया। नेतन्याहू का सिक्योरिटी कवच। इसी रडार से इजराइल हिजबुल्लाह के रॉकेट को ट्रैक करता है। ऐसे हमले इजराइल के लिए बड़ा चैलेंज बन गए हैं। कब हिजबुल्लाह की कौन सी मिसाइल टकराएगी, कब हिजबुल्लाह के रॉकेट गिरेंगे, इजराइल की सेना के लिए ये बड़ी पहेली बन चुकी है। अल्मास मिसाइल 3 तरह की होती है। अल्मास 1 इसकी रेंज है 4 किलोमीटर, अल्मास 2 इसकी रेंज है 8 किलोमीटर, अल्मास 3 रेंज 16 किलोमीटर। अब यही रेंज इजराइल को बॉर्डर वाले इलाकों में बहुत परेशान कर रही है, क्योंकि इजराइल के कई शहर और वहां मौजूद इजरायली सेना आबादी लंबी दूरी वाली अल्मास के टारगेट पर है। हिजबुल्लाह के कत्यूशा रॉकेट तो पहले ही इजरायली शहरों में डर की नंबर 1 वजह बने हुए हैं। इजराइल भी बदला ले रहा है। उसने लेबनान के इलाकों में लगातार बम बरसाए। यहां चलती हुई कार को मिसाइल से उड़ाया जा रहा है, तो किसी इमारत को बड़े धमाके से मिट्टी में मिला दिया जाता है। ऐसे ही कई और जगहों पर हमला हुआ, जिसमें हिजबुल्लाह की लोकल लीडरशिप के बड़े हिस्से को भी खत्म करने का दावा इजराइल ने किया। इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन को देखते हुए इजराइल लेबनान की लाखों की आबादी अपना घर छोड़कर उत्तर की तरफ जा चुकी है। देखा जाए तो वक्त लेबनान और इजराइल के मौत वाले बॉर्डर पर हिजबुल्लाह का कंट्रोल खत्म नहीं हुआ है। हिजबुल्लाह न केवल अल्मास बल्कि ऐसी मिसाइल फायर कर रहा है
जिसके आगे इजराइल के टैंक अपनी तोप रगड़ते हुए नजर आए। हिजबुल्लाह के पास है 3 बहुत ही खतरनाक एंटी टैंक मिसाइल और मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। ये मिसाइल ईरान से सप्लाई की जा रही है और ऐसी मिसाइलों का हिजबुल्लाह के पास बहुत बड़ा जखीरा है। हिजबुल्लाह 3 तरह की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल इस्तेमाल कर रहा है। ये है कॉर्नेट, इसकी रेंज 5 किलोमीटर। रूस की मिसाइल है, लेकिन ईरान अब इसका देशी वर्जन दहलाविया तैयार कर चुका है और ऐसी बहुत सी मिसाइल अब हिजबुल्लाह के पास हैं। दूसरी है BGM-712 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, रेंज है 3.5 किलोमीटर। ये अमेरिका से बनी मिसाइल है, लेकिन अब इसकी नकल ईरान तैयार कर रहा है और उसने हिजबुल्लाह को सप्लाई भी की। और तीसरी है 85 कॉनकॉर्ड्स, रेंज 4 किलोमीटर। रूस ने बनाई है और अब ईरान में ये तौसान नाम से तैयार की जाती है। ऐसी मिसाइलों से हिजबुल्लाह के इजराइल के मैरान एयर सर्विलांस एयरबेस समेत कई अड्डों पर हमले किए गए। ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होने से पहले हिजबुल्लाह इन्हीं मिसाइलों से इजरायली ठिकानों को टारगेट करता रहा है। ये तीनों मिसाइल बहुत ही घातक हैं और जिस तरह से इन्होंने इजराइल के अड्डे उड़ाए, उससे ये बात साबित हो जाती है। हिजबुल्लाह का दावा है कि उसका हर हमला इजराइल को मुंहतोड़ जवाब है। ऐसे हालात में अमेरिका इजराइल से युद्ध रोकने की बात कर रहा है। अगर इजराइल ने दुश्मनों के हमलों का जवाब नहीं दिया तो ज्यादा दिन सलामत नहीं रह सकता। इसलिए युद्ध का फाइनल राउंड अभी बाकी कहा जा रहा है। और यूक्रेन के सेंट पीटर्सबर्ग हमले पर ज़ेलेंस्की ने बड़ा दावा किया है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन के हमले में सेंट पीटर्सबर्ग के पास 60 टन से ज्यादा गोला बारूद उड़ा दिया। उधर रूस के हमले में 24 घंटे में यूक्रेन में 10 लोगों की मौत हो गई है। इस बीच अमेरिकी अखबार की रिपोर्ट में दावा किया गया कि यूक्रेन के खिलाफ जंग का नया मोर्चा बेलारूस से खुल सकता है। न यूक्रेन के ड्रोन हमले रुक रहे हैं, न पुतिन का बैलिस्टिक अटैक। रूस के खिलाफ जंग में की ब्रिगेड 4 साल में बेहद अग्रेसिव हो गई है। मॉस्को के अंदर 2000 किलोमीटर तक पहुंचकर यूक्रेन के अदृश्य हथियार तबाही मचा रहे हैं। फ्रंट लाइन पर कीव की सेना ने रूस की रफ्तार को धीमा कर दिया है। तो क्या अब पुतिन नया रास्ता तलाश रहे हैं या मॉस्को का अगला टारगेट पोलैंड और बाल्टिक देश हैं? या पुतिन ने लुकाशेंको को मिशन यूरोप सौंप दिया है? यूक्रेन में जंग अभी खत्म नहीं हुई, लेकिन यूरोप में एक नया डर पैदा हो चुका है। डर इस बात का कि अगर पुतिन का मिशन यूक्रेन अधूरा रह गया तो क्या अगला नंबर पोलैंड का होगा? क्या नेटो बॉर्डर पर रूस और बेलारूस कोई बड़ा खेल खेलने की तैयारी में है? अमेरिकी अखबार की रिपोर्ट में दावा किया गया कि रूस का सबसे करीबी सहयोगी बेलारूस पश्चिम के साथ क्रेमलिन के टकराव में नए मोर्चे की तरह उभर रहा है। मॉस्को चाहता है कि लुकाशेंको की सेना यूक्रेन युद्ध में नया फ्रंट खोल दे। बेलारूस की जमीन से ड्रोन हमले तेज हों, जिससे पश्चिमी मोर्चा खुल जाए और यूक्रेन की सेना पूर्व से हटकर उत्तर की तरफ चली जाए, जबकि यूक्रेन ने बेलारूस के इलाकों पर हमले की धमकी दी है। रूस की सेना यूक्रेन में लड़ रही है, लेकिन यूरोप के देश पूछ रहे हैं कि पुतिन का मिशन क्या सिर्फ यूक्रेन तक ही सीमित रहेगा? क्या पुतिन यूक्रेन में अब
अपना मकसद पूरा करके रुक जाएंगे, या रूस की नजर नेटो की सीमा पर खड़े उन देशों पर है जो कभी सोवियत प्रभाव इलाके का हिस्सा हुआ करते थे। बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको को पुतिन का सबसे भरोसेमंद सहयोगी माना जाता है। यूक्रेन युद्ध की शुरुआत में भी बेलारूस की जमीन रूस की सेना के लिए लॉन्च पैड बनी थी। रूस के टैंक यहीं से कीव की तरफ बढ़े थे और अब पश्चिमी देशों को डर है कि कहीं वही रणनीति दोबारा किसी नए मोर्चे पर न दोहराई जाए। लेकिन यूरोप में डर सिर्फ पोलैंड का नहीं है। असल डर उस 65 किलोमीटर के गलियारे का है जिसे नेटो के रणनीतिकार यूरोप का सबसे खतरनाक कॉरिडोर कहते हैं। सवाल की गैप, एक ऐसा इलाका जो पोलैंड और लिथुआनिया को जोड़ता है, लेकिन इसके एक तरफ बेलारूस है और दूसरी तरफ रूस का सैन्यगढ़ कालिनिनग्राड। अगर किसी दिन रूस और बेलारूस ने इस कॉरिडोर को बंद कर दिया तो लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया का जमीनी संपर्क नेटो से लगभग कट सकता है। यही वजह है कि एक बार जब बेलारूस में रूसी मिलिट्री एक्शन बढ़ता है तो वार्सा से लेकर ब्रसेल्स तक अलार्म बजने लगते हैं। फिलहाल ऐसा कोई संकेत नहीं कि रूस नेटो देश पर हमला करने जा रहा है, लेकिन यूरोप इस खतरे का आकलन सबसे बुरे हालात को सामने रखकर कर रहा है और यही वजह है कि पोलैंड ने अपनी मिलिट्री एक्शन को बढ़ा दिया, अपनी सीमा की सुरक्षा को मजबूत कर रहा है। नेटो सैनिकों की तैनाती लगातार बढ़ रही है, क्योंकि अगर कभी पोलैंड पर हमला हुआ तो मामला केवल पोलैंड तक सीमित नहीं रहेगा। नेटो की आर्टिकल 5 लागू हो सकती है, यानी एक सदस्य देश पर हमला पूरे नेटो पर हमला माना जाएगा। यही डर है कि कहीं यूक्रेन युद्ध सीधे रूस बनाम नेटो जंग में ना बदल जाए। लेकिन यूरोप के डर के उलट मॉस्को का दावा है कि असल में घेराबंदी रूस की हो रही है। रूस का दावा है कि सोवियत संघ टूटने के बाद नेटो लगातार रूस की सीमाओं की तरफ बढ़ रहा है। रूस के मुताबिक उसकी सीमा पर पश्चिमी सैन्य मौजूदगी पहले से कहीं ज्यादा है, यानी जिस चीज को नेटो अपनी सुरक्षा कहता है, रूस उसी को अपने लिए खतरा बता रहा है। यही वजह है कि पुतिन यूक्रेन युद्ध को केवल यूक्रेन की लड़ाई नहीं बल्कि रूस और पश्चिम के बीच टकराव बता रहे हैं। делается только с одной целью – создать для себя благоприятные условия в случае начала или, точнее, возобновления прерванных же по инициативе Украины мирных переговоров с так называемых сильных позиций. Каких сильных позиций? Речь может идти только о создании впечатления. पुतिन की असली डर की वजह ये तस्वीरें। नेटो और रूस में जंग भले ही कोई शुरू नहीं हुई, लेकिन नेटो ने जंग का ट्रेलर दिखाना शुरू कर दिया। पहली तस्वीर नेटो के देश बुल्गारिया की है, दूसरी तस्वीर भी नेटो देश स्लोवाकिया की है। दोनों मोर्चों पर युद्ध अभ्यास चल रहा है, लाइव ड्रिल हो रही है और नेटो अपनी सीमा की सुरक्षा पुख्ता करने में जुटा है। बुल्गारिया में नेटो फोर्स ने स्ट्राइक बैक 26 नाम से लाइव फायर युद्ध अभ्यास किया। इस ड्रिल में अमेरिका, इटली, तुर्की और रोमानिया समेत 6 देशों के करीब 1500 सैनिकों ने हिस्सा लिया। बख्तरबंद गाड़ियों से फायरिंग, ड्रोन ऑपरेशन का प्रदर्शन हुआ और नई मानव रहित तकनीकों का परीक्षण किया गया।